हम लोग शुरू करते हैं, व्याख्या एक और करते हैं। चूंकि व्याख्या 10 रहती है, तो कल हम लोगों ने तुलसीदास से व्याख्या की थी। यूपीएससी हिंदी साहित्य, और आप जानते हैं कि 10 व्याख्या रहती है, 10 अंक का होता है। 100 अंक की व्याख्या पूछी जाती है। 100 अंक की व्याख्या में ये डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसमें आप 60 से 70 अंक ला सकते हैं। इसी पर डिपेंड करता है। और व्याख्या आप जानते हैं कि 2 प्रकार से है, पद्य खंड से भी है, और पद्य खंड में कितने कवि हैं? 12 कवि। और गद्य खंड से, गद्य खंड में 4 उपन्यास हैं, जो संभवतः आपने पढ़ लिया होगा। 4 उपन्यास, 3 नाटक है, 2 कहानी संग्रह और 2 निबंध संग्रह। जो क्वेश्चन बैंक मिला होगा, उसमें से व्याख्या लेकर के उसमें अपनी किताब में अंडरलाइन कर लेना है। हाँ, तो एक आध बार और देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो यहां से 5 व्याख्या पूछी जाएगी कविता खंड से, और 5 व्याख्या कहां से पूछी जाएगी? गद्य खंड से। तो हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, जिसमें से तुलसीदास की व्याख्या हो चुकी थी। हम लोग सूरदास की आज व्याख्या करेंगे कि कैसे एक एक अपने से करके देख लिया जाना चाहिए। क्योंकि एक बार सूरदास, और जो रचना है वो क्या है? भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार का मतलब भौरे को केंद्र में रखते हुए जो गीत, भौरे को केंद्र में रखते हुए, संकेत करते हुए जो गीतात्मक पद लिखे गए, और उसका जो सार है, सार मतलब एसेंस है, यानी मूल बात। सार को क्या कहते हैं भाई? इस पूरे घटनाक्रम का सार बताइए, मतलब मूल बात बताइए। तो भ्रमर गीत, भ्रमर को, भौरे को केंद्र में, भौरे को केंद्र में रखा क्यों गया? भारत की सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में, क्योंकि नारियां सीधे सीधे पर पुरुष से बात नहीं करती। और दूसरी बात कि भ्रमर गीत लिखने की एक पद्धति भी थी, काव्य रूढ़ी भी थी, लेकिन सूरदास ने उसमें कुछ नया मौलिक काम किया, इसलिए सूरदास का भ्रमर गीत मौलिक है। और ये जो पुस्तक है उसका नाम है सूरसागर। सूरसागर एक किताब, और सूरसागर में भ्रमर गीत सार है। ये भ्रमर गीत सार इस सूरसागर में, और इसी में उद्धव गोपी संवाद, उद्धव गोपी संवाद, ये मैथ की भाषा में तो समझ रहे हैं। सूरसागर एक पुस्तक बड़ी, उसमें से एक पार्ट क्या है? भ्रमर गीत सार। उसमें से उद्धव गोपी संवाद, और उद्धव गोपी संवाद का 100 पद आपके कोर्स में है। इसी 100 पद में 20-25 इंपॉर्टेंट कुछ हैं, यानी 20-25 इंपॉर्टेंट आप देख जाएंगे तो उसमें से मिल जाएगा, वो भाव मिल जाएगा। तो एक एक करके तो हम लोग देखेंगे। सिविल सेवा 2023, 2024 में नहीं पूछा गया था। 2024 में तुलसीदास से पूछा गया, और 23 में किससे पूछा गया? सूरदास। तो हम लोग सूरदास वाले को देखते हैं। सिविल सेवा 2023, PYQ 2023, 23-24, सूरदास। और देखिए क्या पूछा गया। नोट कर लीजिए। नंद नंदन मोहनसो मधुकर, है काहे की प्रीत, है काहे की प्रीत, जो कीजय तो है जल। ये आपसे पूछा गया सिविल सेवा 2023। अब इसकी व्याख्या लिखनी है।
एक बार पढ़ देते हैं। नंद नंदन मोहन सो मधुकर, है काहे की प्रीत, जो कीजय तो है जल रवि वो जलधर की सी रीत, जैसे मीन कमल चातक को ऐसे ही गई बीत, तलफत जरत पुकारत सुनसठ, नाही न है यह रीत, नाही न है यह रीत। अब ये देख करके आपको पता करना है कि 12 कवियों में से किसकी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सूरदास में कोई समस्या नहीं है, कि सूरदास अपने को चीख करके बोलेंगे कि हम कौन हैं। नंद नंदन मोहन मधुकर। अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है कि सूरदास से न हो, ये है ना। जैसे किसी किसी में समस्या है, लेकिन सूरदास में कोई समस्या नहीं, क्योंकि अपने को नंद नंदन पूरे टेक्स्ट में, नंद के नंदन, नंद कौन है, पिता है, तो नंद नंदन किसके लिए, तो पूरी रचना में कृष्ण पर कौन बात कर रहा है, एकमात्र कवि सूरदास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं, एड्रेस में कोई गलती नहीं होगी, ये पंक्तियां भ्रमर गीत सार की, एक ही कवि। मधुकर कहा गया है उद्धव को। लिखिए, कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात, कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात उद्धव जी का ब्रज में आना, उद्धव जी का ब्रज में आना, उद्धव जी का ब्रज में आना तथा गोपियों को ज्ञान मार्ग का संदेश देना, उद्धव जी का ब्रज में आना तथा ज्ञान मार्ग का संदेश देना, इन विचारों की पृष्ठभूमि में है, इन विचारों की पृष्ठभूमि में है, या संबंधित विचारों की पृष्ठभूमि में है। गोपियां, एक लाइन और लिख लीजिए, गोपियां सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों को, सामाजिक सांस्कृतिक विचारों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ, एथिक्स में एक चैप्टर है ना आपका, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ व्यक्त कर रहे हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, नहीं? तो गोपियां बिल्कुल भावनात्मक बौद्धिकता के साथ, ठीक। तो ये आपने क्या लिखा, प्रसंग आसान है ये भी, यानी संदर्भ प्रसंग सेम यहां से कट कीजिए और एग्जाम में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, चाहे सूरदास से कोई आ जाए। अब यहां से चेंज होगा सरल अर्थ, क्योंकि जिसका जो व्याख्या में पूछा जाए उसको लिखना है। अब यहां पर आप लिखिए भाव सौंदर्य, इसके बाद जो टॉपिक है वो है भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य। क्या संदर्भ प्रसंग हो गया? अब इसके बाद अगला क्या है, भाव सौंदर्य। तो डैश देकर भाव सौंदर्य में सबसे पहले इसका सरल अर्थ लिखेंगे। तो लिखिए, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हमने मछली, कमल और चातक की तरह एकनिष्ठ, एक पक्षीय प्रेम किया, एकनिष्ठ प्रेम किया, एकनिष्ठ प्रेम किया। कैसे प्रेम किया है भाई? मछली की तरह, कमल की तरह और चातक पक्षी की तरह प्रेम किया। किंतु कृष्ण का प्रेम, किंतु कृष्ण का प्रेम जल, सूर्य और बादल की तरह, जल, सूर्य और बादल की तरह है, जो अपने प्रेमी की चिंता नहीं करते, जो अपने प्रेमी की चिंता नहीं करते। यानी गोपियां कह रही हैं कि ये तो सामान्य व्यवहार का हिस्सा है, नहीं कि कोई प्रेम करे तो उधर से भी प्रेम मिलना चाहिए, नहीं कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए भाई। एक ही आदमी प्रेम करता रहे उधर से ना मिले, तो यही गोपियां कह रहे हैं भाई हम तो मछली की तरह कर रहे हैं कि भाई पानी के बगैर रह नहीं सकते, और पानी को कोई महत्व ही नहीं है कि कोई मछली उससे इतना प्रेम कर रही है। कोई कमल के फूल की तरह कर रहा है कि भाई सूर्य उगेंगे तो हम भी उगेंगे,
और ये जनाब सूर्य जो है ध्यान ही नहीं है उनका, और कोई चातक पक्षी की तरह एकटक निहार रहा है और बादल को चिंता ही नहीं। तो कृष्ण को कोई चिंता नहीं, वो मथुरा में जाके बस गए। और हाँ, और आप जो हैं, आपकी बदमाशी ये है, उद्धव जी को करें कि ये सब और आप संदेश सुनाने आए, है ना। और आपको इतना सामान्य व्यवहार भी नहीं पता कि जो जैसा करता है वैसा वो पाना भी चाहता है। ठीक है, तो आगे लिखिए। लिखिए, सामान्य शिष्टाचार यह है, सामान्य शिष्टाचार यह है कि इसी में, हाँ इसी में, नहीं नहीं, इसी में सामान्य शिष्टाचार यह है कि प्रेम द्विपक्षीय होता है। प्रेम द्विपक्षीय होता है, जिसे न आप समझ पा रहे हैं और न कृष्ण, न आप समझ पा रहे हैं और न कृष्ण। आप मतलब उद्धव जी। तो ये आपने सरल अर्थ लिखा। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? पैरा चेंज कर करके विशेष अर्थ। विशेष अर्थ फिर से आप देखिए इसमें क्या है। आपने वहां भी सीता का संदेश देखा था राम के लिए, और कहा था कि एक निष्ठ प्रेम क्या है, जीवन की कसौटी है। यहां भी है, हाँ होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं। द्विपक्षीय मतलब आप जब एक निष्ठ प्रेम किसी से कर रहे हैं तो उधर से भी चाहिए, और ये जीवन मूल्य भी है। ऐसा थोड़ी कि एक ही आदमी देता रहे, नहीं। मतलब 60 लोग एक तरफा करता रहे, उधर से सूर्य भगवान कुछ ना दे। ठीक है भाई, वन वे थोड़ी है। और वन वे कितनी दिन तक चलेगा और कितनी देर तक चलेगा? नहीं, दो तरफा है प्रेम। भक्ति कैसा है? दो तरफा। तो आप लिखिए, विशेष पैरा चेंज करके लिखिए। भक्ति आंदोलन में प्रेम लोक जागरण एवं सांस्कृतिक चिंतन है। प्रेम लोक जागरण एवं सांस्कृतिक चिंतन है जो समन्वय तथा लोक संस्कृति को महत्व देता है। समन्वय एवं लोक संस्कृति को महत्व देता है। समन्वय एवं लोक संस्कृति को महत्व देता है। प्रेम और विरह एक दूसरे के पूरक। प्रेम और विरह एक दूसरे के पूरक। प्रेम और विरह एक दूसरे के पूरक, जिसे इन पंक्तियों में देखा जा सकता है, जिसे इन पंक्तियों में महसूस किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग एवं जगत की असत्यता को नकारते हुए, ज्ञान मार्ग एवं जगत की असत्यता को नकारते हुए सूरदास की गोपियां नारी सशक्तिकरण के साथ जगत की सत्यता एवं प्रेम को स्थापित करना चाहती हैं। जगत की सत्यता एवं प्रेम को स्थापित करना चाहती हैं। संपूर्ण सांस्कृतिक विमर्श में उपनिषद और बौद्ध आंदोलन से लेकर संविधान तक प्रेम जगत की सत्यता प्रेम प्रकृति जगत की सत्यता एवं भक्ति आंदोलन के मूल्य बोध को महसूस किया जा सकता है। अन्यत्र भी सूरदास कहते हैं। लिखिए, और कोई भी उदाहरण दे दीजिए। उर में माखन चोर गड़े, किसी से भी तुलना कर दीजिए। उर में माखन चोर गड़े, चाहे ये तो सूरदास से तुलना हो गई। मान लिया किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि जैसी से, तो जैसी से तुलना कर लीजिए। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठ, किसी से भी तुलना कर, सब प्रेम पर बात की गई। जैसी भी कहते हैं कि मनुष्य का प्रेम ही बैकुंठ है, स्वर्ग कोई अलग से नहीं मिलने वाला है। मानुष प्रेम, या कोई विद्यार्थी तुलसी से तुलना कर सकता है। तुलसीदास, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप किसी से भी तुलना कीजिए,
राम ही केवल प्रेम पियारा। जो गोपियां प्रेम पर बात कर रही हैं वो तो सब बात कर रहे हैं, जैसी भी कर रहे हैं, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, राम भी कर रहे हैं, कहीं से भी तुलना किया जा सकता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, बैकुंठ मतलब मोक्ष, प्रेम ही बैकुंठ है। अलग से प्रेम ही साधन और साध्य दोनों है ना, एक लाइन जोड़ लीजिए, भक्ति और प्रेम साधन भी है और साध्य है, भक्ति और प्रेम साधन भी है और साध्य भी। बस हो गई व्याख्या। तो ये हो गया भाव सौंदर्य। आपकी कोशिश क्या रही कि एक बॉल मिला उसमें आप छक्का लगाइए, एक व्याख्या का क्वेश्चन मिला और अपना पूरा कंसेप्ट जो आप जानते हैं उस टेक्स्ट में परीक्षक को बता दीजिए कि भाई हमको आता है सूरदास और आप हमको 6-7 देने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, 100 में 70% देने के लिए आप नहीं बता पाइएगा तो फिर परीक्षक बेचारा खोजता रहेगा किस पर अंक दें। नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ करके परीक्षक को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ भाव सौंदर्य। अब इसके बाद क्या लिखना है? शिल्प की सुंदरता, शिल्प सौंदर्य। और शिल्प सौंदर्य में भी आप कट पेस्ट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम चीजें कैसी हैं वो हर जगह कॉमन मिलेंगी। जैसे संदर्भ और प्रसंग को आपने हूबहू कर लिया। भाव सौंदर्य में थोड़ी सी बातें रहेंगी। शिल्प सौंदर्य का जो पहला पॉइंट है कि ये ब्रज भाषा, ब्रज भाषा एवं लोक संस्कृति की प्रतिष्ठा। पहला पॉइंट है कि ये किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और पूरे लोक संस्कृति की प्रतिष्ठा ब्रज भाषा एवं लोक संस्कृति को। सूरदास किस भाषा में लिख रहे हैं? ब्रज भाषा में। क्यों लिख रहे हैं ब्रज भाषा में? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनके वैचारिक स्तर पर सामंतवाद का विरोध छुपा हुआ है ना। क्योंकि सामंतवाद तो चाहिए उसको संस्कृत या फारसी, नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? अंग्रेजी। क्यों चाहिए अंग्रेजी? क्यों चाहिए? है ना। तो सामंतवाद को भी क्या चाहिए? संस्कृत और फारसी। और इन लोगों को क्या पेश करना है? लोक जीवन। भगवान भी हमारे ब्रज भाषा बोलते हैं और भी बोलते हैं, ये बताना है। किसका विरोध हुआ? उस संस्कृति का, उस मानसिकता का विरोध हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? गांधी जी हिंदुस्तानी क्यों बात करते थे? इसलिए कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। अभी बता रहे हैं क्या आती थी, तभी वो हिंदी पर क्यों बल देते थे? सामान्य जनता को और अंग्रेजियत का विरोध करने के लिए। ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि लोक संस्कृति का मतलब क्या है। देखिए, संस्कृति जो है, संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब है कि निर्माण जो है और जो विकास का जो क्रम है वो दो आधार पर होता है। एक तो ईश्वर जनित, और एक होता है मनुष्य और समाज जनित। ये जो डेवलपमेंट है, जैसे आप 2024 में हैं, 2050 आएगा, 21वीं सदी आएगा, 22वीं सदी आएगा, हम लोग नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन कुछ चीजें तो चलती रहेंगी जिसको हमने बनाया है या हमारे पूर्वजों ने बनाया है, या सिंधु संस्कृति में जो चीजें बनी है, वैदिक संस्कृति में जो चीजें बनी है। क्योंकि निर्माण का क्रम तो चलता रहता है। ये बिल्डिंग नहीं रहेगा लेकिन बिल्डिंग की टेक्निक तो रहेगी। तो जो मनुष्य और समाज जनित चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें भौतिक होती हैं और कुछ अभौतिक होती हैं। ये अभौतिक चीजों को ही संस्कृति कहते हैं, इसको सभ्यता कहते हैं। भौतिक का मतलब जो दृश्य है, जो दिखाई दे रहा है। और जो अभौतिक चीजें हैं, जो विचार है, जो भाषा है,
जो लिपि है, जो दर्शन है, जो साहित्य है, ये सब क्या है? संस्कृति। सिंधु सभ्यता का जो धर्म पद्धति है वो संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने बनाया, आज तक कैरी हो रहा है। और कुछ चीजें ईश्वर जनित है, उससे तो हमारा मतलब नहीं। मनुष्य और समाज जनित दो चीजें, जैसे ये बिल्डिंग किसी ने बनाया, ताजमहल बना, ताजमहल के पीछे कोई थॉट प्रोसेस होगा, तो जो थॉट प्रोसेस है वो संस्कृति। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक अभिजात्य, उसमें से कुछ विचार अभिजात्य होते हैं और कुछ विचार लोक समाज के होते हैं। अभिजात्य का मतलब है जो शासक का होता है, जो शोषणकर्ता का होता है। और कुछ 95% समाज का होता है, कुछ 5% समाज का होता है। कुछ शोषक लोग होते हैं और बाकी बड़ा हिस्सा क्या होता है? शोषित का होता है, 95%। समझ में आया? ये 95 सब शुरू से लेके आज तक, और आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, वो तो आगे भी रहेगा, हमेशा से रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। फ्यूचर में भी चलता रहेगा कि कुछ लोगों पर शोषण होगा, अधिकांश लोगों पर। ये आगे भी होगा, क्योंकि तकनीक बदलता रहेगा। टेक्निक, ये जो लोक समाज का आदमी है, इसमें से 1% लोग बुद्धिजीवी होता है, जो बात समझते रहता है। 95% में से 1% कैसे लोग होते हैं? जो बातों को समझते हैं कि भाई देखिए शोषण हो रहा है। 94% उस तरह होते हैं जो आंख मूंद करके चलते रहते हैं, जिन पर शोषण होता रहता है और उनको अच्छा भी लगता है, उनको मजा भी आता है शोषित होने में। ठीक है, ये हमेशा चलता रहेगा कि 1% लोग क्या रखते हैं? साहित्य लिखते हैं या दर्शन देते हैं या कुछ कुछ बात कहते हैं। हाँ, तो कबीर जैसे लोग कितने होंगे? 1% होंगे। ठीक है, मतलब कोई मैथ नहीं है, कहने का मतलब कि बहुत कम लोग यही कहेंगे कि जी लोक भाषा में बात कीजिए। मान लिया कि ये लोग अगर अंग्रेज हों, अगर ये लोग सामंत हों, ये शुरू से, तो सामंत तो क्यों चाहेगा कि लोक भाषा में बात? ये तो चाहेगा कि फारसी में बात। आया, यहाँ पर ईश्वर भी लोक भाषा में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि देखिए लोक संस्कृति की प्रतिष्ठा, ब्रज भाषा लिखने से क्या फायदा हुआ? क्योंकि जब लोक भाषा में बात कीजिएगा तो इनका शोषण कम होगा। सुप्रीम कोर्ट की भाषा अगर आज हिंदी में हो जाए तो बहुत सारे केस अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पता है, सबको सब पता है। कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति अगर टेस्ट से हो जाए, जांच परीक्षा से क्लियर हो गया, तो भक्ति आंदोलन में कबीर ने या गांधी ने आगे चल करके, या राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। समझ गए? लोक संस्कृति नहीं समझे तो आप कहीं और थे, लगता है राजेंद्र नगर में थे या घर होंगे। शरीर केवल यहाँ होगा, है ना, कि कहीं और थे? नहीं, ये कहीं और चले गए थे। हाँ। हमने जब कबीर का समाज दर्शन पढ़ाया तो कहा था कि समाज में सब आते हैं, धर्म भी आता है, भाषा भी आता है, दर्शन भी आता है, सब आता है। ठीक है, तो आप ये समझे या नहीं समझे कि भक्ति आंदोलन ने लोक जीवन पर क्यों बल दिया? क्यों बल दिया? सामंतवाद का विरोध करने, है ना। जो सुसामंतवाद मतलब जो शोषण करता है, उसके विरोध में। इनको शौक नहीं लगा था कि अवधि में बोले, और ये भी नहीं था कि संस्कृत नहीं आती थी।
आगे बात समझ में। जैसे किसी को आ रहा हो, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आ रही हो, लेकिन आप हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना। आप हो सकता है कि उस पीढ़ी में, उस रेंज में आप चले जाएं 2% लोगों में, लेकिन तब भी आप सामान्य जीवन की बात कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे एक राजनेता जो है वो चला जाता था गरीबों के, यानी जहां लोग बहुत गरीब रहते थे रोड पर किनारे, और वहां जाकर के राजनेता ने क्या किया, शैम्पू दे दिया। नहीं। हाँ। इससे क्या फायदा हुआ बताइए। जो ईंट भट्ठे पर जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो एकदम हाशिए पर हैं, डरा हुआ समाज, उस डरे हुए समाज को आपने क्या दे दिया कि भाई बाल काटो और इसको शैम्पू से नहाओ और इसको स्कूल ले चलो। तो ये चोट किस पर हुई, ये चोट किस पर हुई। ज्योतिबा फुले ने कहा कि नहीं जी स्कूल में, सावित्रीबाई फुले ने कहा कि नहीं पढ़ाई में ध्यान दो, कबीर ने कहा कि पत्थर मत पूजो। तो इससे फायदा किसको हुआ। भाई आपको कह रहा है कि भाई पत्थर मत पूजो, तो फायदा किसको हुआ। जो आपसे पत्थर पुजवा रहा है उसको घाटा हुआ या नहीं, घाटा हुआ। तो चलिए हम लोग शिल्प, शिल्प पे लिखे। चलिए देखिए, ब्रज भाषा पहला है शिल्प के स्तर पर। दूसरा क्या है कि प्रबंधाभास मुक्तक, ये पूरी रचना कैसी है, मुक्तक। तीसरी बात संवाद योजना। चौथी बात प्रतीक योजना, प्रतीक योजना। गोपियां किसकी प्रतीक, गोपियां प्रतीक हैं भक्त की, नारी समाज की और जन समाज की प्रतीक हैं। ऊधो किसके प्रतीक हैं, सामंतवाद के, ज्ञान मार्ग के, इसके प्रतीक हैं। पांचवी बात, इसमें दर्शन कौन सा छुपा हुआ है, पुष्टि मार्ग, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत दर्शन छिपा हुआ, पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैत। छठी बात, तुलना की गई है, अलंकार है, उपमा अलंकार, तुलना की गई। सातवीं बात, इसमें वचन वक्रता है, उपालंब है, वाग विदग्धता है। वाग विदग्धता है। ये सब शिल्प की सुंदरता है। अब इसके बाद प्रासंगिकता देखिए क्या, इसके बाद प्रासंगिकता। प्रासंगिकता में क्या होगा, आज ही सूरदास की पंक्तियां क्यों पढ़ी जाए, प्रासंगिकता में क्या लिखेंगे। आज सूरदास 500 वर्ष हो गए, आज क्यों पढ़ा जाए, इन पंक्तियों से हमको क्या लाभ मिला। तो लिखिए क्या लाभ मिला। लोक संस्कृति, लोक संस्कृति के साथ गोपियों के रूप में सामूहिक जन अधिकार की चिंता, सामूहिक अधिकार की चिंता, सामूहिक अधिकार की चिंता एवं चिंतन इसके माध्यम से देखा जा सकता है, इसके माध्यम से देखा जा सकता है, इसके माध्यम से देखा जा सकता है। यानी आपको क्या संदेश मिलता है कि सामूहिक रूप से अपने अधिकारों की बात और लोक संस्कृति की बात, ये इसका जीवन मूल्य है। या एक निष्ठ प्रेम भी जीवन मूल्य है, वो भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका व्याख्या सूरदास से। अब एक व्याख्या और, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब एक आप लिखिए कबीर से व्याख्या, पूछे पूछे। हाँ, उपालंब का मतलब होता है उलाहना देना, शिकायत करना, कंप्लेन करना। अंग्रेजी का शब्द कंप्लेन समझते हैं। उपालंब का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंप्लेन करे, कोई ताना मारे, है ना, जैसे आपकी प्रेमिका ताना मारे आप पर, तो ताना मारना समझते हैं। हाँ, टोंट मारना, ताना, टोंट कसना, तो उसी को कहते हैं उपालम, है ना। उपालम समझ गया क्या। आईएएस बनना है तो मना कर रही है। आईएएस बनना है तो मना कर रही है, मत बनाओ। चलिए एक व्याख्या हम लोग कबीर से, ये होमवर्क है आपका, कबीर से व्याख्या। ये कबीर से पूछा गया और साफ साफ स्पष्ट है, कबीर लिखा भी है।
पढ़ देते हैं। ये कबीर से है। कबीर तो लिखा ही हुआ है, इसलिए पहचानने में दिक्कत नहीं। जग हठवाड़ा स्वाद ठग, माया बेसा लाई, रामचरण निकागही जिनि जाई जन्म ठगाई। कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भांड। ये है कबीर, और ये पिछले साल का है। इस वर्ष जो लोग दे रहे थे वो एक दो प्रश्न पर घबरा रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। पिछले वर्ष जो दे रहे थे तब भी घबरा रहे थे, उसके पीछे दे रहे थे तब भी। हर वर्ष 10-20 अंक का सवाल, यानी 500 अंक में 480 अंक, ये आपके ग्रिप में रहेगा। 20 अंक नया रहता है, ये नया रहता है। लोग इसी में परेशान होते रहते हैं 20 अंक के लिए, 480 अंक नहीं देखते। एक कहानी ये है कि एक अध्यापक जो है क्लास में गए और उन्होंने बच्चों को कहा कि आप एक निबंध लिखिए। और अचानक एग्जाम था, और निबंध में उन्होंने एक पेपर शीट दिया, ये पेपर शीट है, और पेपर शीट दे दिया कि इस पर निबंध लिखिए। हाँ, ये है पेपर, हो गया क्वेश्चन, हमने दे दिया क्वेश्चन। हाँ, जो है बस उतना ही है। तो बताइए क्या लिखते हैं आप? ठीक है। अब बच्चों ने किस पर लिखा? जैसे आप सब लोग, किसी ने कहा कि भाई ये पूरा व्हाइट है, उसमें ब्लैक है ना? सब लोगों का ध्यान इसी पर गया। ये पूरा व्हाइट था, इस पे ध्यान नहीं गया। तो वैसे ही, यानी सब लोगों ने किस पर लिखा? जो धब्बा है उस पर लिखा। अधिकांश लोगों ने तो लिखा ही नहीं, लेकिन जिन्होंने लिखा वो किस पर लिखा? धब्बा पर। वो मुश्किल से 1% हिस्सा, 99% तो व्हाइट था। तो ठीक वैसे ही 1% ही यहाँ पर क्या है? लेकिन लोग चर्चा क्या करेंगे कि जी क्वेश्चन आउट था, तो आउट ऑफ सिलेबस था। भाई 480 अंक तो आपके सिलेबस का था, रिपीटेड था। नहीं, रिपीटेड था। ठीक है भाई, 99% तो जीवन का हिस्सा व्हाइट ही है। व्हाइट है मतलब सुख के ही दिन। लोग किसको याद करते रहते हैं? 1% दुख के दिनों को, कि हाय मेरे पास कितना दुख है। जीवन में अधिकांश हिस्सा किसका है? प्रकृति ने इतना सारा दिया है, भरपूर दिया है, जितना हम डिजर्व नहीं करते उतना दे दिया है कि नहीं? आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं, शारीरिक रूप से फिट हैं, और क्या दे देता? प्रकृति ने आपको कितना कुछ दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा हम किस पर ध्यान देते हैं? जो मेरे पास नहीं। जीवन की प्रक्रिया में किस पर ध्यान देना है? जो हमारे पास है। और बहुत कुछ है जिस पर बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमेशा व्यक्ति क्या ध्यान देता है कि जी मेरे पास ये नहीं। जैसे उस विद्यार्थी ने, सारे विद्यार्थी ने किस पर लिखा? कि भाई बिंदु पर लिखा, लेकिन जीवन का 99% हिस्सा तो व्हाइट ही है ना। अब जरा देखिए, कबीर कह रहे हैं ये। तो सिविल सेवा 2023 में जब ये सवाल पूछा गया तो लोग कह रहे थे कि ठीक है कबीर से तो है, लेकिन कहां से है ये? क्योंकि 3 पार्ट आपको पढ़ना था, गुरुदेव को अंग, विरह को अंग और सुमिरन को अंग। लेकिन ये कुछ नए चैप्टर से था। हालांकि आसानी ये थी कि कबीर नाम लिखा हुआ था। ये जो चैप्टर था, यानी कोर्स में हमारे क्या है? सतगुरु को अंग, सतगुरु, और यहां था भी सतगुरु, गुरु को अंग, दूसरा विरह, और तीसरा सुमिरन। लेकिन ये जो पूछा गया था, ये व्याख्या माया को अंग से पूछा गया। कई बार ऐसा होता है, लेकिन अगर ये कंफ्यूजन था तो उस पर कोई मार्क्स भी नहीं कटे, मार्क्स कटना भी नहीं था, है ना। क्योंकि कबीर और गुरु ये सब की बातें थी ही, तो इसलिए कुछ बच्चों ने जो सजग थे उन्होंने लिखा, जो सजग नहीं थे उनको थोड़ी समस्या आई। तो जरा देख लेते हैं इसका सिंपल सा, सरल सा अर्थ क्या है।
जग हठवाड़ा स्वाद ठग। ये कह रहा है ये कि ये जो संसार है, जग का मतलब क्या होता है? संसार एक बाजार है। हठवाड़ा कहते हैं बाजार। हठवाड़ा बाजार, हाट। हाट बाजार समझते हैं? मॉल तो समझते होंगे आज के समय में। आज के समय में मॉल तो समझ रहे हैं। तो ये संसार क्या है? मॉल की तरह। गए होंगे आप मॉल में, तरह तरह की चीज आपको आकर्षित करती है, सबको करती। अब सिपी जाइए, सब कई तरह की चीज आकर्षित करती है। तो कबीर कह रहे हैं कि ये जो संसार है मॉल की तरह, बाजार की तरह, जिसमें जो हमारी इंद्रियां हैं, जो स्वाद है, वो ठग के समान। हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। हम जो आकर्षण है संसार का, उसमें क्या हो जाते हैं? वशीभूत हो जाते हैं। ये ठग लेती है हमको। ठग का मतलब, जब हम मुखर्जी नगर आते हैं तो मॉल में जाकर के ठगा जाते हैं और जाके 2 लाख रुपया दे देते हैं। तो ये जो मॉल है वो क्या है? कबीर क्या कर रहे हैं कि भाई ये ठग है, बैठे हुए लोग, ये संसार ठग है, ठग लेगी आपको। स्वाद ठग। ये जो संसार है वो क्या है? बाजार है, जिसमें से स्वाद और इंद्रियां जो है वो ठग लेती हैं। माया बेसा लाई। और जो माया है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब माया। माया मतलब नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक, जो लक्ष्य से भटका दे, जो आपके उद्देश्य से, आईएएस बनने के उद्देश्य से जो डेविएट कर दे, वो क्या है? माया। तो माया जो है वो लुभावनी बहुत है, आकर्षित बहुत करती है। ठीक। अभी है तो भाई हम बचेंगे कैसे, जब संसार ठग है और इंद्रियां भी ठगाने में सहायक हैं और चारों तरफ माया है, आकर्षण है, तो फिर हम बचेंगे कैसे? तो कबीर कह रहे एक ही उपाय है कि राम की भक्ति कीजिए। रामचरण नीका गही। नीका मतलब नीक होता है सुंदर, भोजपुरी शब्द है। कबीर के यहाँ भोजपुरी की छौंक बार बार लगेगी, है ना? जैसे आप किसी को कहते हैं बड़ा नीक, हाँ, नीक मतलब सुंदर, अच्छा। हाँ, जैसे कोई, हाँ हाँ, नहीं आप नहीं, आप तो नहीं कहेंगे, है ना? नीक लागे छे मतलब सुंदर, है ना? हाँ। तो रामचरण जो बहुत नीक है, नीक है मतलब सुंदर है, बेहतर है, उसको गहना है, पकड़ना है। जो राम की भक्ति और राम के साथ है, राम मतलब फिर रामत्व के साथ, यानी जिसकी आंखें सजग हैं। राम का मतलब क्या हुआ? जो सजग है वो इसमें नहीं पड़ेगा, इस मॉल में 2 लाख नहीं देगा, है ना? रामचरण निका गही, जिनी जाई जन्म ठगाई, है ना? और नहीं तो हम क्या है, ये जो जन्म हमारा हुआ है उसमें हम ठगा जाएंगे, है ना? अगर रामचरण के साथ हैं तो नहीं ठगाएंगे। समझ में आ गई बात? 2 पंक्तियां अब आगे देखिए। कबीर माया मोहिनी। कबीर दास कह रहे हैं कि ये जो माया है, जो नेगेटिव है, बहुत सुंदर लगता है। मोहिनी, मोहिनी मतलब मन को मोह लेती है, हम फंस जाते हैं। इतना आकर्षण है, इतना प्रलोभन है, इतना शॉर्टकट दिखाती है कि हम उसमें क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। माया मोहिनी मोह लेती है। कबीर कह रहे हैं कि ये जो माया है वो क्या करती है? आकर्षित करती है, मोह लेती है। जैसी मीठी खांड, जैसे मीठा जो है, खांड कहते हैं जो गुड़ है, गुड़ के पहले का जो है मिठाई, जैसे मीठी कोई चीज ठग ले और आकर्षित कर ले, सहज रूप से हमको अच्छी लगती है। ये नहीं पता कि वो फिर वो क्या करती है, डायबिटीज भी देती है, लेकिन अब मजा आता है ना? तो कबीर कह रहे हैं कि माया जो है मीठा बहुत, आकर्षित बहुत करती है, प्रलोभित बहुत करती है। तो कैसा? मीठी खांड के समान। सतगुरु की कृपा भाई, अगर गुरु की कृपा होगी, हुई तो, नहीं तो अगर नहीं होती तब क्या होता? नहीं तो करती भांड, नहीं तो हमको क्या करना, पूरा जीवन मेरा व्यर्थ हो जाता। कि गुरु की कृपा हुई कि हम उस प्रलोभन से, उस माया से क्या हो गए? बच गए। अगर नहीं होता तो जीवन क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता। तो कबीर क्या कर रहे हैं कि गुरु एक चेतावनी है, गुरु एक क्वेश्चन मार्क है। गुरु आगे से रास्ता रोकता है और कहता है कि भाई माया में मत फंसो। लेकिन बहुत सारे लोग माया में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि जाका गुरु भी अंधला। एक बार पूछा गया, चेला खरा निरंतर। जिसका गुरु भी अंधा हो और चेला भी अंधा हो,
जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंतर। अंधे अंधा ठेलिया, अंधे ही अंधे को ठेल रहा है। दोनों कूप पड़ंत, दोनों कुएं में क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अंधे ही अंधे को तो रास्ता दिखा रहा है। नहीं, होता ही है। बहुत सारे आपको मेंटर कहेंगे कि नोट्स पूरा रट जाओ, तो उसका मतलब क्या हुआ, अंधे अंधा ठेलिया, अंधे ही अंधे को रास्ता दिखा रहा है। नहीं, जो खुद ही नहीं और सबको ये लग रहा है कि माया बहुत आकर्षित कर रही है, तो माया तो आकर्षक होती ही है। ये कबीर कह रहे हैं कि जग हठवारा, ये जो जग है वो बाजार है। इस बाजार रूपी संसार में माया आकर्षित करने वाली, माया मतलब जो आपको लक्ष्य से भटका दे, एक ही उपाय है कि राम के चरण, राम का चरण मतलब राम में क्या है, सत्यवादिता है, राम में धर्म है, राम में मर्यादा है, राम में संयम है। राम का मतलब राम की पूजा करना नहीं, राम के गुणों को अपनाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुबह शाम खुद भी परेशान हुए, राम को भी परेशान किए। ठीक है, राम का मतलब क्या है कि राम में जो क्वालिटी है उसको अपनाना है ना। जो राम में क्वालिटी, गांधी की पूजा नहीं करनी, गांधी में जो क्वालिटी है वो अपनाइएगा, और वो भी अपने अपने काम के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने समय और परिस्थिति के अनुसार। नहीं तो करती भांड, नहीं तो फिर जीवन ये क्या हो जाता है, बेकार, यूजलेस। और माया कैसी है, मीठी खांड की तरह। अभी समझ गए, सरल अर्थ समझ गए। आपको कल लाना है इसकी व्याख्या लिख करके, है ना। तो ये होमवर्क हुआ कि आपने सरल अर्थ समझ लिया, अब इसकी व्याख्या लिख करके लाना। ठीक है, अब इसके बाद कल की क्लास व्याख्या देखने के बाद हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, रीतिकाल, हाँ, का उदय और भक्ति आंदोलन का पड़ाव।